हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज है हमारा चौथा क्लास और आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जर्नल एंट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। ये सारे टर्म्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और हम लोग हर एक अलग अलग टर्म को बेसिक तरीके से समझेंगे और जानेंगे। उसको इस तरह से समझेंगे कि अगर वो टर्म हमारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पे आ जाए तो उस टर्म को हम लोग अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करके उसको सॉल्व कर सके। ठीक है। इसके जस्ट पहले वाले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे जर्नल एंट्री के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। वो क्लास मैंने एक्चुअली इसलिए लिया था ताकि अगर आप लोगों की पढ़ाई में थोड़ा गैप रह गया हो और अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल ना कर पा रहे हो तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, जिससे आपके बेसिक सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आप अपने पुराने थॉट्स को रिकॉल कर पाएंगे और फिर आप एडवांस वाले यानी कि आज के क्लास वाले में जो भी टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं उस टर्म को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो आप पहले पिछला क्लास कर लें और अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से अवेयर हैं तो भी इस क्लास से कोई आपको परेशानी नहीं होने वाली। आपको ये क्लास भी बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो बिना किसी देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। ओके, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है। इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप लोग क्लास में नए हैं, अगर आप लोगों को किसी भी तरह की क्वेरी है या फिर क्वेरी अगर होने वाली है तो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग को किसी तरह की नोट्स की रिक्वायरमेंट हो या फिर आपको आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड किसी भी तरह की नोटिफिकेशन और अपडेट चाहिए हो तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को हर क्लास से रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड कर दी जाती है और आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए अपडेट्स भी दे दिए जाते हैं। ओके, सो ये था आज का हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम लोग आते हैं हमारे क्लास पे, जिसपे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात किस पे करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले इन सारे टर्म्स पे। हमारा टर्म क्या क्या है? पहला टर्म है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, दूसरा टर्म है अनअर्न्ड इनकम का। रेवेन्यू को इनकम ही कहते हैं, ठीक है, तो अर्न रेवेन्यू कह लीजिए या फिर अनअर्न्ड इनकम कह लीजिए। तीसरा जो हमारा टर्म है वो है प्रोविजन का। ये प्रोविजन अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग होता है। बेसिकली ये प्रोविजन बेड डेब्ट्स के लिए बहुत जाना जाता है, पर हम लोग इसको अलग अलग टर्म्स में भी बात करेंगे। लाइक कि हम इसके प्रोविजन फॉर रेंट के बारे में बात करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, एंड बेड डेब्ट्स के बारे में ऑब्वियसली करेंगे ही। इसके अलावा हमारा जो अगला टर्म है प्रीपेड एक्सपेंसेस का है। इंपेयरमेंट लॉस और गेन का है। इंपेयरमेंट लॉस और गेन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक और लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का, जिस पे हम लोग ब्रीफली बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। सब पे डिस्कशन अच्छे से हो जाएगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी उतने अच्छे से बन जाएगी। तो पहला हमारा जो टर्म है वो टर्म है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? बेसिकली एक्सपेंडिचर को हम लोग दो पार्ट में बांट लिए रहते हैं। पहला हमारा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और हमारा दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसा एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट हम लोग लेस देन 1 ईयर के लिए उठाते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट हम लोगों को 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए मिल रहा होता है। ठीक है, इसके अलावे हमारे पास एक और एक्सपेंडिचर है जो कि कहलाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें हम लोग इस बात को देखते हैं कि अगर हम लोगों ने कोई ह्यूज खर्च, किसी तरह का ह्यूज एक्सपेंडिचर किया हुआ है करंट ईयर पे, और उसका बेनिफिट अगर हम लोगों को मिलने वाला है मोर देन 1 ईयर, यानी कि आगे आने वाले सालों में भी हम लोगों को उसका बेनिफिट मिलते रहना है, तो हम लोग उसको एक ही साल के खर्चे पे नहीं दिखा करके हर साल थोड़े थोड़े पार्ट में उस खर्च को दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू expenses incurred in the
करंट अकाउंटिंग पीरियड, करंट अकाउंटिंग पीरियड में जो भी हम लोग खर्च कर रहे हैं वो खर्च जो कि बेनिफिट देने वाला है, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज ओवर मल्टीपल फ्यूचर पीरियड्स, आगे आने वाले सालों में कई सालों तक हम लोगों को ये बेनिफिट प्रोवाइड करने वाला है। और इस तरह का जब भी हमारे पास कोई खर्च होता है तो उस खर्च को हम लोग कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेसिकली ये खर्च किस किस तरह का होता है, ये होता है हमारे एडवर्टीजमेंट के लिए, लाइक कि अगर हम लोग अपने प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट के लिए उस प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर को एक ह्यूज अमाउंट पे कर रहे हो और वो बेनिफिट हम लोग को लगातार लंबे समय तक मिलने वाला हो, तो फिर हम लोग उस खर्चे को एक ही साल में एक बार ना दिखा करके हर साल पार्ट बाय पार्ट दिखाएंगे। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हमारा बहुत ज्यादा खर्च होता है। किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट में उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए रिसर्च एक्सपेंडिचर पे बहुत ज्यादा खर्चा होता है, पर उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किए गए खर्च का बेनिफिट हम लोग को एक लंबे टाइम तक के लिए मिल रहा होता है। तो भी हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के खर्च को एक ही बार में नहीं दिखा करके हर साल पार्ट बाय पार्ट दिखा रहे होते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, ये एडवांस किया गया खर्च के जैसा होता है, और ये जब बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में हो जाता है तो हम लोग इसको फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आखिर होता क्या है और इसमें हम लोग किस किस तरह के चीजों को लेते हैं। अब बात करते हैं कि अगर इस तरह की टर्म्स हमारे क्वेश्चन पे आ जाए तो हम लोग उस क्वेश्चन को किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक ऑफ अकाउंट्स पे। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हम लोग किसी तरह का सॉफ्टवेयर ले लेते हैं। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर का परचेज करते हैं जो हम लोग को आगे आने वाले 5 सालों तक के लिए काम देने वाला है। ठीक है, और उस सॉफ्टवेयर में हमारा जो खर्च होने वाला है वो होने वाला है 50 लाख रुपए का। ओके, तो 50 लाख रुपए को हम लोग एक ही बार इस साल पे खर्च नहीं दिखा करके हर साल 10-10 लाख रुपए का खर्च में दिखाएंगे। लेकिन शुरू में तो हम लोग पे करेंगे 50 लाख रुपया पूरा, तो शुरू में जब हम लोग पे करेंगे 50 लाख रुपया पूरा तो उसका एंट्री अलग होगा, और फिर हर साल जो हम लोग उसको 10-10 लाख रुपए करके लेते चले जाएंगे अपने एक्सपेंसेस में, उसका एंट्री अलग होगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप उसका पहला बार एंट्री कर रहे हो तो उसका 2 एंट्री होगा, और फिर हम लोग हर साल उसके लिए एक एंट्री पास करते चले जाएंगे 5वें साल तक। ठीक है, तो इसके लिए हमारा पहला जो एंट्री होगा वो क्या होगा, पहला एंट्री होगा हमारा कि उस सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए क्या एंट्री हम लोग करेंगे। तो कोई चीज जब हम लोग खरीदते हैं तो क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, तो हम लोग क्या खरीद रहे हैं, सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं, तो खर्च किस लिए हो रहा है, सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस के लिए हो रहा है। हम लोग क्या एंट्री कर लेंगे, सॉफ्टवेयर एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू नहीं, हम लोग जब पहला एंट्री करेंगे तो उसके साथ साथ क्या होगा कि हमारा जो डेफर्ड रेवेन्यू का खर्चा है, सॉफ्टवेयर का खर्चा तो 50 लाख रुपए है, पर हम लोग हर साल कितना यूज करने वाले हैं, सिर्फ 10 लाख रुपए, है ना। तो बाकी का जो 40 लाख होगा वो कहाँ होगा, वो इस साल हम लोग एसेट्स के तरफ बैलेंस शीट में शो कर लेंगे। ठीक है, और हर साल उसी 40 लाख में से 10-10 लाख रुपए डिडक्ट करते हुए 5वें साल तक उसको हम लोग यूज करेंगे। तो हमारा पहला जो एंट्री होगा सॉफ्टवेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, फिर होगा डेफर्ड रेवेन्यू अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये भी हो जाएगा हमारा डेबिट। 2 क्या हो जाएगा, हम लोग इसका पेमेंट कैश में कर रहे हैं तो कैश लिखेंगे, अगर हम लोग बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक लिख लेंगे। तो 2 कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला एंट्री जब हम लोग सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं। और जैसा कि अभी हम लोग बात किए थे कि सॉफ्टवेयर कितने दिन के लिए काम आएगा, अगले 5 साल तक के लिए काम आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला एंट्री हो गया फॉर द परचेज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, और उसमें हम लोग पूरा अमाउंट दिखाएंगे। अमाउंट लिखे नहीं है हम लोग, आप लिख लेंगे। 50 लाख रुपए पूरा हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, जिसमें से 10 लाख रुपए हमारा इस बार का खर्च है और 40 लाख रुपए को हम लोग एसेट्स के तरफ बैलेंस शीट में
दिखाएंगे, है ना। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा एंट्री, दूसरा एंट्री हमारा हो जाएगा सॉफ्टवेयर एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि खर्च हमेशा डेबिट होता है ना, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो सॉफ्टवेयर एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट, हम लोग ये जो पैसा रखे हुए हैं अपने एसेट्स के साइड में, उसी पैसे से हम लोग हर बार क्या करेंगे, उसको डिडक्ट करते हुए चले जाएंगे। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, आई होप कि दोनों आप लोग को जनरलिटी अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टर्म की तरफ। हमारा जो दूसरा टर्म है वो है अनअर्न्ड रेवेन्यू का। ठीक है, इसको अनअर्न्ड इनकम भी कहते हैं, इस रेवेन्यू को क्या कहते हैं, इनकम भी कहते हैं। तो अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या है, अनअर्न्ड रेवेन्यू वो पैसा है जिस चीज को हम लोग रिसीव तो किए हैं पर हम लोग उसको कमाए नहीं है अभी तक। ठीक है, पैसा जो हम लोग रिसीव कर चुके हैं पर हम लोग उसको कमाए नहीं है, तो वैसे इनकम को हम लोग कहते हैं अनअर्न्ड इनकम या फिर रेवेन्यू। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ऐसा है कि अगर हम लोगों को कोई सामान बेचना है, ठीक है, हम लोगों को कोई सामान बेचना है और उस सामान को बेचने से पहले अगर हम लोग किसी तरह का एडवांस रिसीव कर लेते हैं और सामान अभी तक उसको दिए नहीं है, ठीक है, लाइक कि अगले महीने हम लोगों को किसी सामान की डिलीवरी करनी है, ठीक है, और हम लोग इसी महीने सामान के लिए एडवांस रिसीव कर लिया है, तो क्या वो रिसीव किया हुआ अमाउंट हमारा अर्निंग है? नहीं, वो रिसीव किया हुआ अमाउंट हमारा अर्निंग नहीं है, पर इनकम तो हम लोग को हुआ है, इस महीने के इनकम में तो उसको दिखाना पड़ेगा। हालांकि हम लोग उसको अर्न नहीं किए हुए हैं, लेकिन वो तो हमारे पास रिसीव हुआ है तो उसको दिखाना पड़ेगा। तो वैसे कंडीशन में इस तरह के रिसीविंग को हम लोग दिखाते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू के तौर पे। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। Unearned revenue or deferred revenue is the payment received by a business for good or service that have yet to be delivered or performed. जो अभी हुआ नहीं है वो होने वाला है in future. This type of revenue is considered a liability on the company's balance sheet until the service is rendered or the goods are delivered. जब तक हम लोग सामान या फिर सर्विस को डिलीवर नहीं कर देते हैं तब तक वो रिसीव किया हुआ पैसा हमारे लिए एज एन लाइबिलिटी होगा, क्योंकि अगर हम लोग प्रोडक्ट या फिर सर्विस उसको डिलीवर करने में सक्षम नहीं रह पाते हैं तो हम लोगों को ये पैसा भी वापस लौटाना पड़ जाएगा उसको जिससे हम लोग ये पैसा रिसीव किए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये पैसा हमारे लिए लाइबिलिटी है। कब तक? जब तक हम लोग सामान या फिर सर्विस का डिलीवरी नहीं कर देते हैं। ओके, तो अगर इस तरह का सिचुएशन हमारे क्वेश्चन पे आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एंट्री कैसे करेंगे, इसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि इसका हम लोग एंट्री कैसे करेंगे। उससे पहले क्या है, हमारे पास कुछ की पॉइंट्स है, उसको भी देख लेते हैं। पहला है नेचर। अनअर्न्ड रेवेन्यू इज लायबिलिटी बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर गुड्स और सर्विस इन द फ्यूचर। हम लोग फ्यूचर में किसी भी गुड्स और सर्विस को डिलीवर करने वाले हैं और प्रेजेंट में हम लोग उस डिलीवर होने वाले गुड्स और सर्विस का एडवांस ले चुके हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, रिकॉर्डिंग। हम लोग उसका रिकॉर्डिंग करके कैसे, व्हेन अ कंपनी रिसीव एन एडवांस पेमेंट, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एडवांस में पेमेंट रिसीव कर लिए हैं, किस लिए, ताकि हम लोग उसको आगे में गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो दूसरा हमारा ये हो गया, रिकॉर्ड द अमाउंट एज अनअर्न्ड रेवेन्यू ऑन द बैलेंस शीट, और ये किधर दिखेगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी के साइड। ओके, तो इसके लिए हम लोग जो एंट्री पास करेंगे, जर्नल का जो एंट्री होगा ऐसे सिचुएशन में, वो एंट्री क्या हो जाएगा, अनअर्न्ड रेवेन्यू के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात हो रहा है कि हम लोग को तो पैसा मिलेगा, पैसा हम लोग को मिलेगा तो क्या करेंगे, हम लोग कैश रिसीव करेंगे।
पैसा या तो कैश में रिसीव होगा या तो बैंक के थ्रू होगा। अगर कैश में रिसीव कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोग कैश रिसीव कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोग पैसा रिसीव कर रहे हैं। किस लिए रिसीव कर रहे हैं हम लोग, तो अर्न रेवेन्यू हो गया ये, टू अर्न रेवेन्यू। ठीक है, जितना भी अमाउंट हम लोग रिसीव कर रहे होते हैं उसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में सेम वैल्यू लिख देते हैं। इसके बाद जो सेकेंड एंट्री होगा, सेकेंड एंट्री कब होगा, जब हम लोग ये जो पैसा रिसीव किए हैं उस जिस भी सामान के लिए ये पैसा रिसीव किए हुए हैं वो सामान हम लोग जब फ्यूचर में उसका टाइम आ जाए तो हम लोग उस टाइम पे उस सामान का कर दे डिलीवरी, है ना, या फिर सर्विस का। सामान और सर्विस कुछ भी हो सकता है जिसके लिए हम लोग इस पैसे को रिसीव किए हुए हैं, और जब हम लोग उस सामान या सर्विस का डिलीवरी कर दे तो हम लोग को दूसरा एंट्री पास करना पड़ता है। और दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा, बताए दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा, तो दूसरा एंट्री हो जाएगा ये जो हमारा क्रेडिट में है इसको हम लोग कर लेंगे डेबिट, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अर्नड रेवेन्यू अकाउंट डेबिटेड टू क्या होगा, हम लोग सामान बेच रहे थे और जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल लिए हुए थे तो टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारा अर्न रेवेन्यू का दो एंट्री। पहला एंट्री एडवांस रिसीव करने का और दूसरा एंट्री उस सामान का डिलीवरी का। तो हम लोग जब अमाउंट रिसीव किए थे एज एन एडवांस, वो हमारा अर्निंग नहीं था तो हम लोग अर्न रेवेन्यू लिख करके उसको पास करके रखे हुए थे। जब वो हमारा अर्निंग बन गया तो हम लोग इस क्रेडिट वाली एंट्री को डेबिट कर लिए और ये कैंसिल आउट हो गया। और फाइनल जो एंट्री बचा वो क्या बचा, कि हम लोग पैसा रिसीव किए हैं, क्यों, सेल करने के बदले में। ओके, तो यहां तक बात समझ में आया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। हमारा जो तीसरा टर्म है वो है प्रोविजन का। तो प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन हम लोग एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए बना करके रखते हैं। वैसे खर्च जो अभी हुए नहीं है लेकिन इन फ्यूचर अगर किसी भी तरह का खर्च होने वाला है और वह पहले से प्रिडिक्ट हो तो वैसे खर्च को हम लोग पहले से एक प्रोविजन पे बनाकर रख लेते हैं ताकि हमारे बिजनेस पे उसका कोई बैड इंपैक्ट ना पड़ जाए। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। A provision in accounting is an amount set aside from a company's profit to cover a future liability or decrease in the value of an asset। तो किसी भी तरह के assets में डिक्रीमेंट ना हो जाए, हमारे प्रॉफिट में कमी ना आ जाए, उसके लिए हम लोग पहले से क्या करते हैं, खुद को प्रिपेयर करके रखते हैं ताकि अगर हम लोग को एक्सपेक्टेड जो भी है वो इवेंट अगर हो जाए तो हम लोग को खराब सिचुएशन का सामना ना करना पड़े, क्योंकि हम लोग के पास पहले से ही एक बजट होगा और उस बजट से हम लोग उस तरह के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये है कुछ की डेफिनेशंस, इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। हम लोग बात करते हैं इसके जर्नल एंट्री के बारे में। आई होप कि पहले भी से भी आप लोग इस टर्म से काफी अवेयर रहे होंगे, क्योंकि जर्नल एंट्री पे जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट से। ठीक है, कि कितना पैसा हमारा एक्सपेक्टेड है कि हम लोग को मिलेगा नहीं, है ना। तो वैसे कंडीशन पे हम लोग पहले से प्रोविजन बना करके रख लिए रहते हैं बैड डेब्ट्स के लिए। तो अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें कि हम लोग क्वेश्चन पे क्या बात कर रहे थे, क्वेश्चन हमारा था प्रोविजन फॉर रेंट के ऊपर। ठीक है, कि अगर रेंट का प्रोविजन बना करके रखना है तो हम लोग उसको कैसे बना करके रखेंगे। ठीक है, तो रेंट कहने का मतलब है कि हम लोग का रेंट कैसा खर्चा है। हर महीने अगर हम लोग रेंट देते हैं तो वो किस बेसिस पे देते हैं, हमारा रेंट जाता है कि पहले हम लोग महीने के शुरुआत में रेंट देते हैं, फिर हम लोग पूरा महीना रहते हैं, फिर अगले महीने का रेंट देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पूरा महीना रहते हैं। तो ऐसे क्या हो रहा है कि रेंट हर बार क्या हो रहा है, पहले एडवांस हो रहा है, फिर हम लोग उसको रह करके यूटिलाइज कर ले रहे हैं। पर ऐसा हो सकता है कि कभी कभी हम लोगों को रेंट ज्यादा देना पड़ जाए, है ना। रेंट के साथ साथ बिजली बिल भी देना होता है,
तो बिजली बिल का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो ज्यादा आ जाए। और ये हम लोग को पहले से पता तो नहीं होगा कि हम लोग कितना हर महीने कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाले हैं, ये बात हम लोग को पहले से पता नहीं होगा। तो रेंट क्या है, एक फिक्स्ड है एक्सपेंसेस, पर इलेक्ट्रिसिटी वाला जो बिल होने वाला है वो क्या होने वाला है, वेरिएबल एक्सपेंस होने वाला है। और दोनों मिला करके हर महीने जो रेंट आने वाला है वो डिफरेंट होने वाला है। तो रेंट का तो हम लोग के पास प्रोविजन होता है कि हर महीने इतने का खर्चा आने वाला है, पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल जब हम लोग उसमें जोड़ देते हैं तो वो हम लोग एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कितना हमारा अगले महीने का रेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ आने वाला है। तो हम लोग जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे हमारे जर्नल एंट्री पे और उसका प्रोविजन बनाना होगा, तो हमें उसके लिए भी दो तरह के एंट्री पास करने पड़ेंगे। जर्नल के दो एंट्री पास करने पड़ेंगे, जहां पर हम लोग पहले प्रोविजन बना करके बताएंगे कि हम लोग इतने का खर्च लेकर के चल रहे हैं, कि लगभग इतना खर्च हमारा आने वाले टाइम पे होने वाला है। और फिर जब हम लोग का सच में वो खर्च आ जाए तो हम लोग उसको रेटिफाई कर लेंगे, मतलब कैंसिल आउट कर लेंगे फिर से एंट्री पास करके, या फिर हम लोग को एंट्री अगर वो खर्च ना आए तो हमारा वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का पार्ट बन जाएगा। तो इसके लिए भी हम लोग दो एंट्री पास करेंगे। पहला एंट्री क्या होगा, अगर रेंट के पर्पज से कर रहे हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट, क्योंकि रेंट ही देना है। रेंट पेबल अकाउंट, ये हो गया हमारा पहला एंट्री कि रेंट के लिए हम लोग क्या बना लिए, प्रोविजन बना लिए। फिर क्या करेंगे, जब प्रोविजन बन गया है तो हम लोग को या तो पेमेंट करना होगा या तो पेमेंट नहीं करना होगा। अगर हम लोग को पेमेंट करना होगा तो क्या एंट्री करेंगे, तो रेंट पेबल अकाउंट हम लोग क्या किए हुए हैं, क्रेडिट किए हुए, तो रेंट पेबल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। रेंट पेबल अकाउंट डेबिट। टू क्या होगा, हम लोग या तो पैसा कैश में देंगे या तो हम लोग पैसा बैंक के थ्रू देने वाले हैं, तो टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, जो भी मोड होगा हमारा पेमेंट करने का, उन दोनों में से हम लोग एक को लिख लेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, पहले हम लोग बना रहे हैं प्रोविजन की कितना खर्चा होने वाला है, फिर हम लोग उसका कर रहे हैं पेमेंट। अगर ये पेमेंट नहीं करना पड़े तो ये जो प्रोविजन है वो हमारा क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा, है ना। जैसे बेड डेप्ट पे करते हैं कि हम लोग को उम्मीद होता है कि 10,000 रुपये, मान के चलिए कि 10,000 रुपये नहीं मिलने वाले, पर अगर हम लोग को मिल जाता है तो क्या हो जाता है, हम लोग का प्रोविजन क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। ठीक है, अगला टर्म जो हमारा है वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस का। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस होता है जो हम लोग पहले से ही खर्च कर दिए होते हैं हमारे आगे आने वाले खर्चे के लिए। मतलब हमारे पास अभी वो खर्च आया नहीं है, पर पहले से ही हम लोग उसको पे करके रख रहे हैं ताकि हम लोग को बाद में पे ना करना पड़े। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एडवांस में पेमेंट करके रखते हैं कि कई सारी चीजों का, तो उन्हीं एडवांस पेमेंट्स में से जिन चीजों का हम लोग पेमेंट करके रखते हैं उस पेमेंट को हम लोग कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, और ये हमारे लिए एसेट्स के जैसा काम करता है। क्यों काम करता है, क्योंकि अभी तक वो खर्च हुआ ही नहीं है और हम लोग उसका पहले से ही पेमेंट करके रखे हुए हैं। अगर हम लोग उसको यूटिलाइज ना करें और टाइम से पहले विड्रॉ करना चाहें तो वो हमारे लिए वापस से एसेट्स बन जाएगा, है ना। तो इसके लिए भी कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप लोग इसको थोड़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्टी वाला चीज नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही स्किप कर रहा हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में इसको गो थ्रू कर ले, या फिर अभी भी पढ़ना हो तो आप इसको पढ़ लेते हैं। हम लोग सीधा बात करते हैं हम इस प्रीपेड एक्सपेंस के जर्नल एंट्री के से रिलेटेड, कि हम लोग को प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए क्या जर्नल एंट्री पास करना पड़ता है। अगर हमारे क्वेश्चन पे आ जाए प्रीपेड एक्सपेंस का कोई टर्म, तो हम लोग उस जर्नल एंट्री को किस तरह से पास करेंगे। ठीक है, हमारा जो जर्नल एंट्री होगा वो पहला जर्नल एंट्री क्या होगा, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। प्रीपेड एक्सपेंस के जगह पे अगर कोई चीज का नाम लिखा हुआ हो, कि अगर आप वो जो एक्सपेंस है वो किस लिए कर रहे हैं, तो आपको उस चीज का नाम लिख देना पड़ेगा। ठीक है, लाइक कि अगर हम लोग इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे हैं और वो प्रीमियम हम लोग एडवांस में भर दिए, जस्ट लाइक कि अगले साल का प्रीमियम भी हम लोग इसी साल भर दिए,
तो क्या हो जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस हो जाएगा उस कंडीशन पे। तो चलिए हम लोग इंश्योरेंस वाले एग्जांपल लेकर के चलते हैं और यहां पर लिख लेते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और टू क्या हो जाएगा, हम लोग एक्सपेंस हमेशा या तो कैश में पे करेंगे या तो फिर बैंक में पे करेंगे, तो टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला एंट्री। और हमारा दूसरा एंट्री क्या होगा, दूसरा एंट्री होगा जब हम लोग इस प्रीपेड इंश्योरेंस को, अभी तो हम लोग इसको प्रीपेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आने वाले टाइम के लिए हम लोग इसको अभी से ही पे करके रखे हुए, लेकिन जब आगे आने वाले टाइम पे हम लोग इसको यूटिलाइज करेंगे तो उस टाइम पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, हम लोग इसको टू क्या लिखेंगे, टू कैश लिखेंगे नहीं, टू प्रीपेड इंश्योरेंस ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो डेबिट में है ये क्रेडिट में आकर के कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा कैश और इंश्योरेंस का खर्चा। तो टू हो जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। ठीक है, यहां तक आप लोग को बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म है हमारा इम्पेरिमेंट लॉस और गेन। इम्पेरिमेंट लॉस और गेन क्या होता है, इम्पेरिमेंट क्या होता है पहले ये बात कर लेते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं कि लॉस क्या होता है फिर और गेन क्या होता है। इम्पेरिमेंट कहने का मतलब ये है कि जब कोई चीज अपने एक्चुअल कॉस्ट पे ना दिख रहा हो तो वैसे सिचुएशन में हम लोग इम्पेरिमेंट वर्ड का यूज करते हैं। लाइक इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई एसेट्स है, एसेट्स में हम लोग लेके चलते हैं मान लीजिए फर्नीचर, फर्नीचर और उसका वैल्यू है 50,000 रुपए। ठीक है, और इसमें हम लोग लगाते हैं हर साल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन कितना लगाते हैं, मान के चलिए एट द रेट 20%, तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 10,000 रुपए हमारा क्या हो गया डेप्रिसिएशन का। अभी का इसका नेट बुक वैल्यू क्या हो जाएगा, नेट बुक वैल्यू 50,000 में से 10,000 माइनस हो जाएगा तो 40,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, पर अगर हम लोग बात करें कि फेयर मार्केट वैल्यू इसका क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू इसका आज के डेट पे क्या है जब हम लोग इसको बेचने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग फर्नीचर लिए हैं 50,000 में, हर साल उस पर 20% का डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन का हो गया। तो एक साल के बाद फर्नीचर का वैल्यू कितना हुआ, 40,000 रुपए। अब इस 40,000 रुपए के फर्नीचर को जब हम लोग मार्केट में बेचने जाते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि इसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो है सिर्फ 30,000 रुपए। ओके, तो जब हम लोग को पता चला कि इसका मार्केट वैल्यू सिर्फ 30,000 रुपए का है तब हम लोग को क्या हुआ, 10,000 का और नुकसान हो गया। ये वाला जो 10,000 है ये है हमारा इम्पेयरमेंट लॉस। और इसी तरह से अगर हमारे फेयर मार्केट वैल्यू, फर्नीचर का फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 रुपया होता तो हमारा क्या होता, 10,000 रुपए का गेन, और ये हमारा हो गया लॉस। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी एसेट्स का वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम दिखाया जा रहा है तो ये हो गया हमारा मार्केट वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू से कम दिखाया जा रहा है तो हमारा इंपेयरमेंट गेन होगा। और अगर हम उल्टा कह गए कि अगर हमारे एसेट्स का वैल्यू मार्केट वैल्यू से, एक मिनट, ये हमारा हो गया फर्नीचर, ये हो गया डेप्रिसिएशन, ये हो गया नेट बुक वैल्यू। ठीक है, हाँ, अगर हमारे मार्केट अभी का फेयर मार्केट वैल्यू नेट वैल्यू से कम है तो हमारा क्या हो जाएगा, इंपेयरमेंट लॉस हो जाएगा। और अगर हमारा फेयर मार्केट वैल्यू नेट बुक वैल्यू से ज्यादा है तो हमारा क्या हो जाएगा, इंपेयरमेंट गेन हो जाएगा।
बात समझ में आया? ओके, तो हम लोग अगर इस टर्म को देखें हमारे क्वेश्चंस पे, तो उस टाइम पे हम लोग इसका क्या जनरल एंट्री करेंगे? जगह तो नहीं है, तो लास्ट में कर लेते हैं। हाँ, तो हम इंपेयरमेंट लॉस और इंपेयरमेंट गेन के लिए क्या एंट्री करेंगे? तो लॉस हमेशा क्या होता है? ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड। सो जब भी लॉस का कंडीशन होगा तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे? हमारा एंट्री हो जाएगा इंपेयरमेंट ऑफ लॉस के लिए, इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट किसमें हो रहा था? फर्नीचर के लिए हो रहा था, तो टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। और अगर हम लोग को इंपेयरमेंट गेन हो रहा होता तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाता, और क्योंकि गेन हो रहा है तो टू इंपेयरमेंट गेन अकाउंट। ठीक है, बात समझ में आया? तो इंपेयरमेंट लॉस किस कंडीशन पे होता है? जब हम लोग का फेयर मार्केट वैल्यू नेट वैल्यू से कम हो, और जब हमारा फेयर मार्केट वैल्यू नेट वैल्यू से ज्यादा होता है तो क्या हो जाता है? इंपेयरमेंट गेन। ओके, तो ये है हमारा इंपेयरमेंट लॉस और इंपेयरमेंट गेन। इंपेयरमेंट को हम लोग विंडो ड्रेसिंग भी कहते हैं गेन वाले केसेस पे। ठीक है, कि हम लोग उसको ज्यादा सुंदर बना करके दिखा रहे होते हैं, अपने एसेट्स को ज्यादा बड़ा चढ़ा करके दिखा रहे होते हैं, जितना कि उसका एक्चुअल वैल्यू होता नहीं है। तो ऐसे वाले कंडीशन पे हमारे पास दो सिचुएशन आ जाता है। या तो हमारे हो जाएगा क्या? हमारा लॉस हो जाएगा, मतलब जिस वैल्यू पे हम लोग एसेट्स को दिखा रहे हैं मार्केट का वैल्यू उससे कम होगा, या फिर जिस वैल्यू को हम लोग अपने एसेट्स में दिखा रहे हैं, जिस एसेट्स को जिस वैल्यू में दिखा रहे हैं उससे क्या हो जाएगा? मार्केट का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन हमारे पास इन जनरल आता है। इसके अलावा हमारे पास लास्ट का जो आज का टर्म है वो है कैश डिस्काउंट का और ट्रेड डिस्काउंट का। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है? जब हम लोग कोई भी सामान का परचेज या सेल ऑन द बेसिस ऑफ कैश करते हैं तो हमारा कैश डिस्काउंट होता है। और अगर हम लोग किसी भी सामान का परचेज या फिर सेल उधार करते हैं, मतलब क्रेडिट पे करते हैं, तो हम लोग को उस टाइम पे मिलने वाला जो छूट होता है उस छूट को हम लोग कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ओके, तो कैश डिस्काउंट पेमेंट के टाइम पे मिलता है, अगर हम लोग पे कर रहे होते हैं और उस टाइम पे कोई तरह का छूट मिला तो वो क्या हो गया? कैश डिस्काउंट। और अगर हम लोग उधार ले रहे हैं और उसके बाद भी हम लोग किसी भी तरह का छूट मिल रहा है तो उस तरह के छूट को कहते हैं हम लोग ट्रेड डिस्काउंट। तो इन दो कंडीशन को हम लोग अगले क्लास में जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे होंगे तब हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का क्लास। आपको आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। अगर किसी तरह का कमी लगा हो तो वो भी जरूर बताइएगा, ताकि हमारे अगले आने वाली क्लास में हम लोग उसको दूर कर सके और आपके लिए एक बेहतर क्लास लेकर के आ सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।